हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। माय नेम इज़ शुएब अहमद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो पहले वो उसका पहला पार्ट देख लें, तभी ये चीज़ क्लियर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका पार्ट 2 है ये। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले उसे देख लें। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ कूलम्स लॉ। एज वी डिस्कस्ड कि जब कोई दो चार्ज हों तो लाइक चार्जेस के बीच में लगता है रिपल्सन वाला फोर्स, और अनलाइक चार्ज के बीच में लगता है अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब जब कोई चार्ज किसी पॉइंट पे रेस्ट पे रखा हो, ये Q1 रखा है यहाँ पे और Q2 यहाँ पे रेस्ट पे रखा है, तो इन दोनों के बीच में एक दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। Q1 और Q2 के बीच में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये दोनों लाइक चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होगा, फोर्स का अमाउंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वो कितना होगा, उसी के बारे में ये लॉ है। Coulomb's law discuss about the magnitude of the force between two charges which are at rest. According to this law, अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2 दोनों रखे हुए हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। ये जो लाइन है, दिस इज़ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट चार्जेस। According to this law, two stationary point charges attracts or repel each other with an electric force whose magnitude is directly proportional to the product of charges। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इन दोनों चार्ज के अमाउंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एंड दूसरी चीज़ ये है, ये पहला है, वही फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्जेस के अमाउंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो जब ये प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज़ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। According to Coulomb, that proportionality constant K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग अगर पुट कर दें, F इज़ इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। This is the amount of force in between the two charges which are at rest, and the distance between them is R. Okay. Here, इस फॉर्मूले में जो साइन है वो क्या क्या है, F इज़ द फोर्स, एप्साइलन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम लोगों ने माना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है दैट इज़ वैक्यूम, फ्री स्पेस। इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं, मटेरियल मीडियम नहीं है। तब जो परमिटिविटी है वो है एप्साइलन नॉट। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, मान लें ऑयल है, वो वैक्स है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है,
तो उसके लिए जो परमिटिविटी मिले होगी दैट विल बी एप्साइलन। एप्साइलन की वैल्यू, एप्साइलन इज परमिटिविटी ऑफ material medium. If there is any material medium, then the permittivity of that material medium will be used as epsilon, where epsilon will be k times epsilon naught, where k will be the dielectric constant of that मटेरियल मीडियम। तो ये वाला जो फार्मूला है ये सिर्फ फ्री स्पेस के लिए है, वैक्यूम के लिए है। अगर कोई वैक्यूम के बजाय कोई मीडियम हो, इंसुलेटिंग मीडियम हो, तो उसके लिए ये फार्मूला ऐसा हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन, एप्साइलन नॉट की जगह एप्साइलन हो जाएगा उस मीडियम की परमिटिविटी, दैट विल बी एब्सोल्यूट परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर एप्साइलन की वैल्यू हम लोग ये वाली रख दें यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखा जाए, तो फॉर्मूला आएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्स के इंटू एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे F is the force in between the two charges, K is dielectric constant of given medium, जो भी मीडियम है चार्जेस के बीच में, जो भी मीडियम है उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और Q1 और Q2 ये अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द चार्जेस। एक्सपेरिमेंटली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई 9 × 10⁻9। ये एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻9। इसकी यूनिट क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? तो न्यूटन, इधर से मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इंटू कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻12, और यूनिट उसकी होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कैसे निकलेगी, पूछा जाता है कभी कभी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन और इसकी वैल्यू। तो एज वी नो कि फॉर्मूला इस फ्री स्पेस के लिए F इज इक्वल टू क्या है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएं और F को इधर ले आए, तो एप्सिलॉन नॉट विल बी 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F आर स्क्वायर। अब सबकी डायमेंशन लिख दिया जाए, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 चार्ज है। देखिए चार्ज की डायमेंशन कैसे निकलती है, तो I इक्वल्स टू होता है Q/T। हाई स्कूल का है कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट की डायमेंशन, करंट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो करंट की डायमेंशन होती है 11th में पढ़े होंगे। करंट की डायमेंशन A, Q अपॉन टाइम की डायमेंशन T। ये इधर जाएगा तो ये हो जाए Q का डायमेंशन हो जाएगा AT। ये चार्ज की डायमेंशन हो गई AT। तो इसको पुट किया जाए तो AT, और ये भी चार्ज है तो इसका भी होगा AT डिवाइडेड बाय 4, और पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन की डायमेंशन होगी ML_T-2 इंटू आर स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर डिस्टेंस का होता है L, और उसका स्क्वायर तो L2। ये हो गया। अब इसको एक में कर दिया जाए, ये m ऊपर जाएगा m-1, L1 L2, ये L3 है नीचे, ऊपर है नहीं तो L ऊपर जाएगा L-3। उसके बाद T2 है ऊपर, और T-2 ऊपर जाएगा तो +2, और 2 + 2 4, m-1 L-3 T4 और A2। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी m-1 L-3 T4 A2। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और इसकी यूनिट होती है
यूनिट यहाँ से निकल सकता है, यूनिट एप्सिलॉन नॉट की कूलम इंटू कूलम इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. This is the dimension and unit of the epsilon naught, and the value of epsilon naught, that is 8.85 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए, पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब इसके बाद कंपैरिजन करना है हमको कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में. ये दोनों बिल्कुल एक जैसा दिखता है, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी कितनी है और डिसिमिलैरिटी कितनी है उसको डिस्कस कर लिया जाए. कूलम्ब फोर्स अभी हम लोग पढ़े. कूलम्ब फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में जिनके बीच की डिस्टेंस हो स्मॉल आर. ठीक है, ये दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है. दो पॉइंट चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल आर. देन कूलम फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है दो मास के बीच में. ग्रेविटेशनल फोर्स अकर ही होता है मास की वजह से. If there are two masses m1 and m2 and the distance between center of the masses is r, then gravitational force Fg, this is Coulomb force Fc, Fg is equals to directly proportional to a mass प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों बिल्कुल जैसा लग रहा है. ये चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों में जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, लेकिन डिसिमिलैरिटीज़ कितनी हैं इसमें देखें. कूलम फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर. दो चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को और रिपेल भी कर सकते हैं एक दूसरे को. तो कूलम फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन कभी भी दो मास एक दूसरे को रिपेल नहीं करते. ये दोनों अट्रैक्ट ही करते हैं. कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को हम अर्थ की तरफ छोड़ते हैं तो वो हमेशा अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज. नंबर सेकंड ये है कि कूलम फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करता है. दोनों चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा. अगर वैक्यूम है, एयर है, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है वैक्यूम के लिए, और एयर के लिए अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है. लेकिन जैसे जैसे कोई दूसरा मीडियम बढ़ता जाएगा फोर्स बदलता जाएगा. तो कूलम फोर्स चेंजेस विद मीडियम. ठीक है, डिपेंड्स ऑन मीडियम. इट डिपेंड्स ऑन मीडियम पे डिपेंड करता है. लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता. इन दोनों मास के बीच में कोई भी मीडियम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करेगा. नंबर थर्ड, कूलम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है. रिलेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम फोर्स इज़ मच मोर हाई. एग्जाम्पल के लिए कि अगर दो प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो कूलम फोर्स है वो Fc. उन्हीं दो प्रोटॉन के बीच में अगर सेम डिस्टेंस है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये 10 की पावर 34 टाइम्स बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से. कूलम फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, 10 पावर 34 टाइम्स है. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. क्योंकि हमको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटर है कि कूलम्स लॉ जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन करता है, तो इसको वेक्टर फॉर्म भी इसको वेक्टर में शो किया जाए. सिर्फ मैग्नीट्यूड में शो ना किया जाए, इसको वेक्टर फॉर्म में इसकी डायरेक्शन विद डायरेक्शन शो किया जाए. तो अब देखते हैं कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है. मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है Q1 एंड दिस इज़ अ चार्ज Q2, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है R, अब उसकी डायरेक्शन भी हम लोग देंगे. कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में दो अलग अलग तरीके से अभी डिस्कस करेंगे. पहले तो ये मान लें कि ये दोनों चार्ज जो है वो लाइक नेचर के हैं, सेम साइन के हैं.
या तो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है या तो Q1 और Q2 दोनों निगेटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तब और दोनों निगेटिव है तब भी इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आएगा तो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो पहली कंडीशन है केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 एंड 2 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, ये तभी होगा दैट इज चार्जेस ऑफ लाइक नेचर। चार्जेस आर ऑफ लाइक नेचर, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हैं। ठीक है, अब इसके पहले हमें कुछ चीज़ डिस्कस करने पड़ेगा। R12 वेक्टर R12 है पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम 2 मतलब अगर हम 2 पे बैठ जाएं, इस चार्ज 2 पे जाके बैठ गए तो देखें कि 1 किधर है। तो 1 यहाँ चार्ज 2 पे बैठने के बाद 1 हमको दिखा इस तरफ, 1 हमको दिखेगा इस तरफ। तो ये R12 की डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, इसको समझना बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान दें। इसको R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम या विद रेस्पेक्ट टू 2। ये 1 का पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम 2। तो 2 पे बैठ गए, फ्रॉम 2 है तो 2 पे बैठ गए और 1 को देखे तो 1 यहाँ पे बैठने के बाद देखे 1 इधर है तो R12 इधर हो जाएगा। ऐसे ही R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 या फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 है तो 1 पे बैठ गए, 1 पे बैठे तो देखे 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा R21। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1। 1 पे बैठ के देखे 2 इधर है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1 इज दिस। ठीक है, इन्हीं दोनों का मैग्नीट्यूड अगर यूनिट वेक्टर निकाला जाए, इन्हीं दोनों का यूनिट वेक्टर अगर निकाला जाए तो यूनिट वेक्टर ऑफ R12 इज इक्वल्स टू R12 डिवाइडेड बाय मॉड R12। यूनिट वेक्टर R21 भी देखें तो यूनिट वेक्टर R21 विल बी वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय मॉड R21। हमको पता है, जैसे देख रहे हैं कि R12 इधर है और R21 इधर है और R12 इधर है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस दोनों सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो R21 इज इक्वल्स टू माइनस R12 है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। R21 की जगह यहाँ पे लिख दें माइनस R12 डिवाइडेड बाय मॉड R21। मॉड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो R21 कैप इज इक्वल्स टू माइनस R12 डिवाइडेड बाय R21। और R12 डिवाइडेड बाय R21 ये दो बराबर है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, R12 इधर है तो वेक्टर यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर R12। इसका मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब इसके बाद हमें निकालना है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। इसको कैसे लिखेंगे, F21 लिखेंगे कि F12 लिखेंगे? तो इसको लिखा जाएगा F12, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 R12 का स्क्वायर इंटू, ये तो यहाँ तक तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन के लिए,
डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर r12। इसी तरीके से फोर्स ऑन चार्ज 2 Q2 ड्यू टू चार्ज 1, दूसरे चार्ज पे पहले के वजह से, तो F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 विद ड्यू टू चार्ज 1, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड में R21 का स्क्वायर, और R12 का मॉड और R21 का मॉड, मतलब मैं इन दोनों के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस वो तो सेम ही है, मॉड R12 और मॉड R21 इज इक्वल, यूनिट वेक्टर आएगा R21। जैसा कि हमें पता है कि R21 की वैल्यू होती है -R12, ये अभी हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए कि यूनिट वेक्टर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये इज इक्वल्स टू होता है नेगेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए। F21 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21, क्योंकि R21 इज इक्वल्स टू -R12 एज वी हैव प्रूव्ड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू माइनस, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं -R12, ठीक है। ये माइनस इधर ले आए तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, और ये है R12, ये किसके बराबर है, ये यहाँ पे है R12, ठीक है। और ये पूरा बराबर है F12 के, तो माइनस ये हो जाएगा F12। इसका मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1 एंड फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, बस डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से जो चीज़ प्रूफ हुई दैट इज़ ये दोनों चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये कौन सा लॉ है इसका, ये है लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही है, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन अपोजिट बॉडीज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। बात सही है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो अपोजिट बॉडीज़ पे फोर्स लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में भी है। इसका मतलब जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का जितना भी क्वेश्चन हो सकता है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। एक चीज़ की अभी इस फिगर में कमी है, F12 और F21 को हम लोग दिखाए ही नहीं, तो F12 और F21 को दिखा लें। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, चार्ज 1 पे 2 के वजह से जो फोर्स लगेगा F12 यहाँ पे आएगा, और क्योंकि दोनों लाइक नेचर के हैं, लाइक नेचर के हैं, तो ये जो F12 आएगा R12 के डायरेक्शन में होगा, ये आएगा इस तरफ, दिस विल बी F12, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एक लाइक नेचर के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो Q2 इसको रिपेल कर रहा है F12, और चार्ज और फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 यहाँ पे लगेगा, ये होगा F21। इस फिगर को फिर से देख लें कि ये दो चार्ज है Q1 और Q2, 1 पे खड़े हुए तो दूसरे की पोजीशन, मतलब पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2, पोजीशन ऑफ 2 फ्रॉम 1, तो ये R21 आएगा, पोजीशन ऑफ 2 फ्रॉम 1 पे खड़े होकर 2 को देखे इधर है तो R21 इधर होगा, 2 पे खड़े होकर 1 को देखे तो पोजीशन ऑफ 1 फ्रॉम 2 वो इस तरफ होगा R12। Q पे जो चार्ज लग रहा है Q1 पे ड्यू टू 2 चार्ज 2,
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इसीलिए ये इस तरफ लगेगा। और जो फोर्स लगता है वो लाइन ज्वाइन करने के डायरेक्शन, द फोर्स एक्ट्स इन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, जो लाइन ज्वाइन हो रही उसी के डायरेक्शन में लगता है। तो F12 इस तरफ लग गया, रिपल्सिव है, और F21 इधर लग गया, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन है जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हों। अपोजिट नेचर के हों मतलब या तो एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, ठीक है। और हमको पता है जैसे कि दोनों अपोजिट अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर की बात कर लिया जाए, तो 1 पे बैठ के 2 को देखा जाए तो R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1, तो R21 की डायरेक्शन अभी भी इस तरफ, और पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2 R12 इस तरफ होगा, ठीक है। अब देखा जाए कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दूसरे पे वो किस तरफ लगेगा। तो यहाँ पे वो फोर्स लगता है इस तरफ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और 2 पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1। चार्ज 1 2 को अपने तरफ खींच रहा है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1 F21, वो Q1 इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और Q2 इसको Q2 जो Q1 फोर्स लगा रहा है वो अपने तरफ खींच रहा है। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये है डायरेक्शन, F21 और F12 की डायरेक्शन चेंज हो गई। इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा ऐसा जाएगा कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 F12 will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन इन दोनों का जो बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। अब F12 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है, यूनिट वेक्टर है R21। हमको जो है यूनिट वेक्टर R12 के फॉर्म में लिखना है। R12 किधर है, इस तरफ है, R12 इधर है और F12 लग रहा है इधर। तो R12 का अगर उस तरफ पलटा जाए तो वो हो जाएगा -R12। R12 का अपोजिट इस तरफ -R12 होगा, तो -R12 कैप, ठीक है। इसका मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 ये लग रहा है -R12 के डायरेक्शन में, और -R12 वही है जो R21 है, ठीक है। तो ये हो गया F12, और फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 ये किसके अलोंग लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1 ये अलोंग लग रहा है R12। इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो R12 है, और R12 इज़ अपोजिट टू -R21। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये R21 है तो हमें भी यूनिट वेक्टर R21 ही वाला लेना है, लेकिन R21 किधर लग रहा है, इधर, और F21 लग रहा है इधर। तो R21 को इस तरफ पलटना पड़ेगा, तो वो होगा -R21। तो ये होगा कुछ ऐसा, F21 लग रहा है अलॉन्ग -R21, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग -R21, और F12 लग रहा है -R12 के डायरेक्शन में। अभी भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो F12 यहाँ पे भी विल बी इक्वल्स टू -R21। यहाँ से भी न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूफ हो ही जाता है। जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा तो दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा दैट इज़ Q1 इंटू Q2 वो लेस दैन ज़ीरो होगा। तो इस केस में Q1 Q2 लेस दैन ज़ीरो होगा, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। अगेन इसको रिपीट कर दें, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1
ड्यू टू टू, टू इसको अपने तरफ खींच रहा है तो F12 इधर लग गया, 1 2 को अपने तरफ खींच रहा है तो F21 दूसरे वाले चार्ज पे पहले के वजह से इस तरफ है, तो F12 F21 की डायरेक्शन समझ लें, बहुत आसान है, बस थोड़ा समझना है। R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1 पे बैठ के 2 को देखे तो वो इस तरफ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2, 2 पे बैठ के 1 को देखे तो वो इस तरफ है। तो R12 और R21 चेंज नहीं होता, F12 और F21 चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, और यहाँ पे होता है रिपल्सिव फोर्स। अभी तक जो हम लोग पढ़े वो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस था। कूलम्स लॉ जो फोर्स देता है वो सिर्फ दो चार्ज के बीच में देता है, लेकिन मान लें एक सिस्टम है जिसमें बहुत ढेर सारे चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 और ऐसे करते करते Qn नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। तो इसमें से किसी एक चार्ज पे, लेट्स से कि वो चार्ज Q1 है, Q1 पे ये सब लोग फोर्स लगाएंगे, Q1 पे Q2 भी लगाएगा, Q1 पे Q3 भी लगाएगा, Q1 पे Q4 भी लगाएगा, ऐसे सारे चार्ज मिल के Q1 पे फोर्स लगाएंगे। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जितने भी फोर्स होंगे उन सब का वेक्टर सम जो आएगा वो होगा नेट फोर्स ऑन Q1। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि Q1 पे Q2 कितना लगा रहा है, इन सब को निकालें और उनका वेक्टर सम कर दिया जाए। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ये इसी तरफ आगे बढ़ जाएगा। दिस इज़ F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 भी निकालना पड़ेगा हमें, तो इसी को आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये होगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। अब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 4, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसे ही करते करते Q5 Q6 और N है, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज N F1N फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज N। अब इन सब का हमें वेक्टर सम कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी इन सब का पोजीशन वेक्टर भी देखें। 2 पे बैठ के 1 को देख रहे हैं, तो पोजीशन ये होगा, इस तरफ जो वेक्टर जाएगा वो होगा R पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2, R12 इधर आएगा। ऐसे ही इस तरफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 3, ऐसे ही इस तरफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 4, R14, ऐसे ही करते करते पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम N। F12 लग रहा है अलॉन्ग R12, F13 लग रहा है अलॉन्ग R13, F14 लग रहा है अलॉन्ग R14। ऐसे अब इन सब की वैल्यूज़ लिख ली जाए, तो देखते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 F12 will be equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R12 उसका मॉड, उसका स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R12। ये हमेशा यूनिट वेक्टर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे R³ लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिया जाएगा R12। ऐसे ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 3 F13 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन कौन से हैं, Q1 और Q3 है, तो Q1 Q3 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R13, तो उसका मॉड कितना है, उसका स्क्वायर, और इसके अलॉन्ग R13 के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है सब जानते हैं बड़े अच्छे से, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, तो ये हो गया R13
अब इसके बाद फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 4, तो वो हो जाएगा 1/4 Q1 Q4, चार्ज 4 के बीच में लग रहा है, तो R14 इसका मॉड स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R14 के लॉन्ग लग रहा है। सिमिलरली ऐसे जाते जाएंगे 1 5 6 7 और nth के वजह से F1n force on charge 1 due to charge n is equals to 1/4 Q1 Qn अपॉन R1n के मॉड का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर ऑफ R1n। अब हमें नेट चार्ज अगर निकालना है Q1 चार्ज पे, अब हमें अगर नेट फोर्स निकालना है Q1 चार्ज पे, तो हमें करना पड़ेगा इन सब का वेक्टर सम। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज 1, charge Q1, that will be, let's say that the net force is F1 will be equal to F12 plus F13 plus F14 डॉट 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 F1n, सबका मैग्नीट्यूड का सम, वेक्टर सम, सबकी वैल्यूज़ लिख ली जाए। तो F12 की वैल्यू है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 Q1 Q3 अपॉन R13 मॉड स्क्वायर R13 यूनिट वेक्टर डॉट 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 ऐसे आएगा। सब में से 1/4 कॉमन ले लेंगे, वही आ जाएगा आंसर।